गुर्बत की सतह 11 साल में सबसे ज्यादा बुलंदी तय पा गई। 29% तक पाकिस्तानी अब एडिशनल यानी 70 मिलियन के करीब या 7 करोड़ के करीब अब पॉवर्टी लाइन अबूर कर चुके हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 123 से जायद बैन अवी कंपनियां पाकिस्तान से नकल मकानी कर चुकी हैं, जिसके अंदर अभी हाल ही के अंदर मित्सुबिशी ने अपने एंग्रो के अंदर शेयर्स बेचने की बात की। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से शॉर्ट टर्म कमर्शियल लोन तकरीबन $600 मिलियन लेने की कोशिश कर रहा है एक तरफ। दूसरी जानिब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शायद मनफी सतह छू गई है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लग रहा है कि हम एक फटा हुआ ढंडोरा बार बार पीटते जा रहे हैं और वही बात दोबारा रिपीट करते जा रहे हैं, लेकिन नए फिगर्स और नई हकीकत के साथ। इस बार फिर पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उसके अंदर कोई रुकावट हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन चीजें बद से बदतर होने के बावजूद जो कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के इकोनॉमिक मिसमैनेजर्स का, उसके अंदर भी इजाफा ही दिखता नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है? ऐसे वक्त में जब कुछ ही दिन बाद यानी 25 फरवरी 2026 को एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टीम पाकिस्तान आने वाली है, एक बार फिर इकोनॉमिक रिव्यू करने के लिए, यह देखने के लिए कि और कितना कर्जा देना है पाकिस्तान को। क्या वजह है कि ये कर्जे नहीं रुक रहे और क्या वजह है कि इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन के अंदर के बावजूद जो इस वक्त हुक्मरान वक्त हैं, जो ये कठपुतली निजाम है, इसके लक्षण में और इरादों में और परफॉर्मेंस में कोई तब्दीली नहीं आ रही। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर बहुत अरसे बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं साकिब शिरानी। साकिब, आप बहुत ही एक सीरियस माइंडेड किस्म के एनालिस्ट हैं, तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे जैसे प्रोग्राम पे भी आके हमसे बात कर लेते हैं कभी कभार। मगर ये बताएं, ये बात आप हमेशा रिपीट करते आ रहे हैं जब से हमारे प्रोग्राम में आना आपने शुरू किया है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ये एक ट्रेन रैक अभी तक हमारे सामने क्यों चल रहा है? अभी तक ट्रेन पटरी से उतरी क्यों नहीं है? शुक्रिया अली, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आप मदू करते हैं, थैंक यू सो मच। यू नो, इट्स नॉट जस्ट के योर guests are serious minded, your program is serious minded, and that's why we are here. देखिए, ये आपके जो सवालात हैं वो बिल्कुल बात दुरुस्त है। तो इसको थोड़ा सा यू नो, इफ़ यू अलाउ मी, तो मैं इसको थोड़ा सा तनाजुर में पेश कर दूं। लेट मी जस्ट सेट द कॉन्टेक्स्ट एंड देन वी कैन यू नो, so you'll recall, and you know, you've been reading my op-ed pieces before I've came onto your podcast, first came onto your podcast. So you'll recall that some of us have been saying, you know, have been predicting this. एक तो ये हम क्राइसिस प्रिडिक्ट कर रहे थे, दूसरा हम कह रहे थे इसकी मैग्नीट्यूड बहुत सिवियर होगी, और तीसरा हम ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये क्राइसिस जो है ये काफ़ी अरसे चलेगी। और जो मैं कहता रहा हूँ पहले, जो आई थिंक पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को शायद समझ है, यानी आई डोंट नो, बट ये जो पर्टिकुलर क्राइसिस है जिसमें पाकिस्तान अभी पड़ा है, ये इसकी नौयत बहुत मुख्तलिफ है। तो इसके बारे में 2002 में मैंने पहले लिखा था, जब ये रिजीम चेंज हो गया था ऑपरेशन, तो उसके बाद मैंने लिखा था कि वी आर हेडेड इनटू अ पॉली क्राइसिस। तो बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक क्राइसिस, and within the economic crisis also ये different है from the past. Pakistan has been here 24-25 times. हमें पता है IMF के पास हम 25 मरतबा गए हैं, the longest ever user of any country, by any country, of IMF resources. So Pakistan has been here before, and on this trajectory we'll talk about it later, but we'll continue being here. But ये क्राइसिस जो थी, ये इकोनॉमिक क्राइसिस के अलावा पॉलिटिकल क्राइसिस थी, फिर क्लाइमेट क्राइसिस भी आ रही थी, यू नो, सो एवरीथिंग, दिस वाज द परफेक्ट स्टॉर्म फॉर पाकिस्तान. This was a time when you needed a government that had roots in the people to be able to tackle this crisis. कि वो लोगों को एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ अपील करता कि देखिए यार, ये हम सब इकट्ठे हैं, हम आपसे जुदा नहीं है, यू नो, वी आर पार्ट ऑफ द पीपल,
we are of the people, by the people. This is the government, your government, political government, and therefore हम इसको इस तरीके से हैंडल करेंगे. ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, but stay with us. मसला ये हुआ परफेक्ट क्राइसिस में, जो हमने एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया, विच इज ब्रू में, द टॉक्सिक ब्रू दैट पिंडी कुक्स अप, कि हमने एक अनरिप्रेजेंटेटिव, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, पोलिटिकली इलेजिटिमेट गवर्नमेंट हमने ऐड कर दी, राइट, जो जिनका लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. सो दिस मेक्स इट इवन हार्डर टू एड्रेस. सो ये जो अच्छा, और जो 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 इकोनॉमिक क्राइसिस है वो डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट है, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ करेंसी क्राइसिस और अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस. दिस इज अ सॉवरेन डेट क्राइसिस. इसकी मुनासबत है, दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट अर्जेंटीना हैज बीन गोइंग थ्रू इन द पास्ट, 80s, 70s, 80s, 90s, 2000s. So they're in that cycle. This is the same similar crisis, obviously lower magnitude, that what Greece experienced in 2008, 2009. So we know, for example, अब ग्रीस का मैं एग्जांपल दूं कि ग्रीस की वो जो ट्रीटमेंट हुई आईएमएफ के हाथ और ईयू और ईसी के हाथ, ईसीबी के हाथ, जिसको ट्राइका कहते हैं, उसमें जो ग्रीस का 2006 या 7 का जो पर कैपिटा इनकम था ना, the average level of prosperity, if you like, for the average Greek, that was lost. Their per capita income in nominal terms declined 27 to 30%, and they did not recover that per capita of income till 16 or 17 years later. So this is where Pakistan is. मैं ये सिर्फ ये मतलब अब थोड़ा लंबा सॉरी कॉन्टेक्स्ट है, बट बड़ा ज़रूरी है to sensitize your viewers कि this is a sovereign debt crisis. And the way we are handling it is completely wrong. The way the IMF is handling it is completely wrong. So I'll leave it there, and then I'll open to your questions, and then we can take it from there. IMF is handling it completely wrong. चलिए, पाकिस्तान के अंदर तो आपने कहा मिसमैनेजमेंट, एक गैर नुमाइंदा हुकूमत जो इम्पोज की गई, जिसके डेमोक्रेटिक पेनिट्रेशन या रूट्स नहीं थे, जिसके पास वो एबिलिटी नहीं थी कि वो रिफॉर्म्स ले सके जिनके तहत ये मुल्क शायद सही रास्ते पे डाला जा सके. मगर IMF का इसके अंदर जो किरदार है, मुझे पता है हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं. अब आके एक रिव्यू आने वाला है 25 तारीख को, वो क्या किरदार है उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें. ठीक, देखिए, ये क्राइसिस वाकई ये क्राइसिस को डील करना डिमांड करता है. आई मीन, थिंक ऑफ इट दिस वे कि हम एक मुल्क नहीं है, एक हाउस होल्ड है, घराना है, और हमारे जो वसाइल हैं, हमारी आमदन जो है, वो हमारे अखराजात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है. हम मतलब अब्बा जी का मूड करता है तो वो एक लग्जरी जेट खरीद देते हैं, मगर हमारे पास जेब में 40,000 रुपए हैं, राइट. नानी जी का जी करता है कि उन्होंने गाड़ियां लेनी है, लग्जरी गाड़ियां लेनी है, अपने दोस्तों को बांटनी है, तो वो हम समहाउ लोगों से, पूरे महल्ले से बोरो करके वो ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं, राइट. सो this is completely unsustainable. So a level of fiscal austerity is absolutely important on a freewheeling, free spending unit like we are, right? Like the Pakistan is, like a household is. तो definitely दो चीजें हमने करनी है. एक तो somehow हमने अपने वसाइल बढ़ाने हैं. We have to think of how to increase our income, right? So if people are slacking off in the house, we have to kick their butts and tell them, जाओ काम करो यार, let's start working. If people are absorbing too many resources, वो मतलब हमारे चौकीदार की सैलरी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारी आमदन से ज़्यादा वो सैलरी ले रहा है, तो we have to cut that salary and we have to cut the cloth to fit this. और मेन चीज़ है जो अखराजात हैं, जो नॉन एसेंशियल अखराजात है, we have to cut those, right? So a level of fiscal austerity is absolutely important. इसमें कोई शक नहीं है to deal with this. But who bears the burden of that austerity? That is the critical question, right? So the logical way to deal with this is कि जो लोग, so we have to raise taxes. Tax revenue बढ़ानी है, इसमें कोई शक नहीं है. But जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, उनसे हमने वसूल करना है. जो ऑलरेडी बेचारे जेब काट के जो तनख्वाहदार तबका है, उनसे तो नहीं हमने और लेना है, मगर उनसे 600% ज़्यादा हमने 3 सालों में लेना शुरू कर दिया है,
राइट? अच्छा, जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है, वो सियासतदानों की, रिटेलर्स, उनको हमने हाथ नहीं लगाना। स्टॉक मार्केट को हमने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो तो बड़ा अच्छा लगता है यार, हम कह सकते हैं, ब्रैगिंग राइट्स मिलते हैं हमें कि यार स्टॉक मार्केट यहाँ पहुंच गई, वहां पहुंच गई। हालांकि इट अफेक्ट्स ओनली 150-160,000 पीपल इन पाकिस्तान, right? Out of 245 million people, 160,000 people are raking it. They have their snouts in the trough. We don't want to tax them. Acha, then comes the expenditure side. Really, where we should have been cutting, taking the knife, the butcher's knife, and cutting these really sort of unjustifiable expenditures. कि हमने ब्यूरोक्रेसी की, जुडिशरी की, आर्मी की, और पॉलिटिशियंस पर मैं बाद में आता हूँ, उनकी भी उनकी जो मराहत मिलती है, उनको जो सैलरीज मिलती हैं। कैन यू इमेजिन पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान सेइंग कि यार वी कांट अफोर्ड टू बी पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो हमारे सैलरीज जो हैं वो दे शुड बी इक्वल टू सम ग्लोबल स्टैंडर्ड, राइट? सो दिस इज द लेवल ऑफ पब्लिक सर्विस। ये इनका जज्बा है पाकिस्तान को सर्व करने का, राइट? पहले इनके पास छः V8s पड़ी हैं घरों में, अब इनके पास वो गल्फ स्ट्रीम 650 भी, G650 भी आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट डिस्पाइट दैट दे सेइंग नहीं, बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए यार, हमारा घर चलाना, इंक्रीज द सैलरी। सो व्हाट वी हैव डन इज, rather than cut the salaries, like it was done in the case of Greece. ग्रीस पे जो फिजिकल ऑस्टेरिटी इम्पोज हुई थी, दे कट द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट बाय 25 to 30%. दे कट द सैलरीज बाय 15 to 20%, जो बाकी बच गए थे। दे कट द पेंशंस बाय 30 to 40%. उन्होंने कहा नहीं यार, आप भी हिस्सेदार हैं, यू बीन ब्रेकिंग इट इन, तो आपको भी। हमने उल्टा किया, हमने 60% सैलरीज बढ़ाई हैं जुडिशरी की, ब्यूरोक्रेसी की, कम से कम मैं एवरेज औसतन बता रहा हूँ, 60 to 70%, आर्मी की, जुडिशरी की, ब्यूरोक्रेसी की। और हमने, जैसे आपने पढ़ा होगा, हर एमएनए को और एमपीए को पता नहीं कितना, बट हर एमएनए को 25 करोड़ रुपए, 250 मिलियन रुपीस डिस्क्रेशनरी फंड पकड़ा दिया कि यार आप खर्च करें। और उसके ऊपर हमने 4 अरब रुपए बसंत के ऊपर लगा दिया, क्योंकि गुड्डिया उड़ाना तो बड़ा ज़रूरी है यार, मतलब ऐसे माहौल में। और फिर ऊपर से जेट, $40 मिलियन का जेट आ गया, सेट्रा सेट्रा सेट्रा। सो this is the austerity we're doing. We're imposing it on the people of Pakistan, the poor people, GST के थ्रू, आम पाकिस्तानी, सैलरीड क्लास के ऊपर, और ऑलरेडी जो टैक्स कंप्लायंट फर्म्स थी और इंडिविजुअल्स थी जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे, उन पे हमने बोझ डाला, जो नहीं दे रहे थे उन पे नहीं डाला, और बाकियों को हमने बंदर बांट करके पैसे बांटे। अच्छा, इसमें IMF का क्या हिस्सा है? The IMF is completely complicit with this. दे आर कंप्लीटली फाइन विद दिस। एक उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में नहीं कहा कि यार भैया आप क्या कर रहे हैं यार, दिस इज नॉट आवर प्रोग्राम, ये तो फिजिकल ऑस्टेरिटी नहीं है। मगर दे आर कंप्लीटली सेइंग आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने जो करना है, हमें 4 अरब रुपए खर्च करने हैं बसंत के ऊपर, हम दूसरी तरफ देखते हैं यार, हम वाशिंगटन की तरफ देख रहे हैं, आप करें, कोई मसला नहीं है। सो व्हाई आर दे डूइंग दिस? Because they're part of the rules-based order. They're an integral part of that. So जो rules-based order के आर्किटेक्ट है, उसके जो मफाद हैं, जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो IMF उनको ड्यूटीफुली उन मफाद को फर्दर करता है। उनका मुफाद इधर ये है कि ये रिजीम को एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर कायम करना है, एक एक एज यू नो, एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात जो है, उसकी जड़ें काटनी है, ख़त्म करना है। सो इट्स नॉट कि सिर्फ हमारे लोग ये काम कर रहे हैं, बाहर के लोग ये काम कर रहे हैं, एंड द IMF इज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन दिस। चलें, मान ली बात आपकी, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, दे नो, उनके पास एक्सपीरियंस है, पाकिस्तानी प्रिमिटिव, जाहिल, नकारा, सैविज किस्म के, बारबेरिक किस्म के लोग हैं, इनको सिविलाइजेशनल एक तरबियत की जरूरत है, एलिवेशन की जरूरत है, क्योंकि ये खुद ही लायक नहीं है या बहुत नालायक हैं उन स्टैंडर्ड्स पे उतरने के जिसके ऊपर उनकी तवक्कुआत है, एक्सपेक्टेशंस है। मान ली बात आपकी, थियोरेटिकली मान ली आपकी बात, मगर उसका कुछ तो नेट पॉजिटिव होना चाहिए ना। आपने 3 साल से एक्सपेरिमेंट कर लिया, आप एक अंधे कुएं के अंदर पैसे डाले जा रहे हैं, और उसका आपको वो कुआं बढ़ता ही चला जा रहा है, इंस्टेड ऑफ रिफॉर्म्स की तरफ या किसी जायज या एक
एक एफिशिएंट प्रोसेस की तरफ आपकी तरजीहात जो हैं वो है पतंगों में, या आप फॉर एग्जांपल ये जो जेट दिया गया है अभी पंजाब हुकूमत की तरफ से, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, चले जरूरत भी होगी, ये $42 मिलियन का है, उसके 18 ऑपरेशनल जहाज हैं पीआईए के कमर्शियल प्लेन्स, और इस एक जेट की कीमत है 42 मिलियन। मेक इट मेक सेंस हमारे व्यूअर्स के लिए। I can't. Why should I? I mean, this is you're trying to insert a square peg in in a round hole. ये नहीं है. This does not make sense, right? The only way. So the question to ask is, why is the IMF supporting this? And we've gone through that, but let me just give you some background. ये पहले भी मैं दे चुका हूँ, but so I did a whole presentation on this about a few weeks ago. जो IMF representative को बुलाया था, but unfortunately he had to travel abroad. बट अब हम जो IMF मिशन आ रहा है उनको सर्कुलेट कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन का हिस्सा. तो उसमें हमने डिटेल किया था कि यार, आई मीन, व्हाई सो द IMF इज regime supporting in a regime supporting system legitimizing role, right? This is their role, not just in Pakistan but many other countries. अच्छा, how do I justify this and how do I say this? आप कहते हैं ना यार, ये लोग कहते हैं यार ये तो मतलब ऐसे ही यार, आई मीन, बहुत बहुत इधर टॉप टॉप इकोनॉमिस्ट हैं पुराने शिकागो स्कूल के और IMF के, और वो कहते हैं नहीं यार ये तो मतलब ये ट्रोप है यार, आप तो बस ये, दिस इज जस्ट अ कंस्पिरेसी थियरी. Okay, so let me tell you what how we deconstruct this. One, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस की IMF का अपना जो एक इदारा है that reports directly to the board, that basically looks at programs, conditionalities, and the whole context, and what the IMF got right and what it got wrong. This was set up in 2001. 2002 में इनकी पहली रिपोर्ट आई. डॉक्टर मोंटेक सिंह आलूवालिया बहुत रिस्पेक्टेड इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, उनके जेर सदर उनकी उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली, एंड दे लिस्टेड, so it looked at about 40 programs or whatever, and they singled out two countries where there was significant geopolitical influence, right, in those countries, in their conditionality, in whether they get the program and how they got the program, etc. Philippines to some extent, उन्होंने कहा moderate extent. Pakistan to a significant extent, right? So ये IMF की अपनी रिपोर्ट बता रही है हमें कि पाकिस्तान इज अ जियोपॉलिटिकल जो डीलिंग होती है. दूसरा, मेरा अपना जो जाती तजुर्बा है, एज पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, हमने 2008 का जब नेगोशिएट किया IMF प्रोग्राम, तो हम जो प्रोग्राम की नेगोशिएशन भी हुई थी या बाद में जब प्रोग्राम चल रहा था, तो हम IMF का जो हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है ना, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, राइट, जो उनके इंटरेस्ट को देखता है. हम उस बेचारे को घास ही नहीं डालते थे, हम डायरेक्टली बात करते थे हर चीज के ऊपर. डेविड लिप्टन साहब बैठते थे व्हाइट हाउस में. He was the National Security Director, the International Economics Director at the National Security Council in the White House. We used to tell him, the finance minister used to call him, and he used to work the board for us, कि यार waivers चाहिए, कितना program का size होगा, etc. etc. Third, बाकी जो countries थी वो तंग आ गई थी कि पाकिस्तान को इतनी favorable treatment क्यों मिल रही है, and they coined a term called Pakistan treatment. तो हमारे पहले क्यू में हंगरी खड़ा था. The US Treasury made us jump the queue. हंगरी को पीछे कर दिया, लैटविया, एस्टोनिया, यूक्रेन, सारे क्यू में हमारे आगे थे, सबको पीछे कर दिया, हमें पहले दे दिया प्रोग्राम. So the Hungarian ED said this in the board meeting. He said, we want Pakistan treatment. And this became legendary. This term is used now, right? Finally, you look at the forbearance. So this is what जो मैं अभी बात कर रहा था कि IMF खामोश क्यों है. इतने अखराजात बढ़ गए हुकूमत के, 70% अखराजात बढ़े हैं 3 सालों में. IMF प्रोग्राम के अंडर दिस इज कंप्लीटली अनजस्टिफाइबल. व्हाई इज इट क्वाइट? सो दिस इज कॉल्ड फोरबेरेंस. दे लुकिंग द अदर वे. एंड अगर आप गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी देख लें, वो तो कर ली उन्होंने. मगर जो पाकिस्तान का विशी वॉशी एक्शन प्लान था, दे कंप्लीटली गिव इट अ पास. Compare that to Sri Lanka, or compare that to Ukraine recently, a few years ago. Completely different. They made all the action points from the GCDA part of the program conditionality. So if you don't meet the corruption diagnostic, action plan, your program is not going ahead. In the case of Pakistan, they're completely separate.
So I leave, I rest my case here. I just got back from Bangladesh. वहाँ पे आई थिंक उनकी जीडीपी इज अराउंड 500 अरब डॉलर, बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। वहाँ पे शेख हसीना की गवर्नमेंट के ऊपर जो 2024 के अंदर जिसको हटाया गया, उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छी चल रही थी, मगर क्योंकि नेपोटिज्म के इल्ज़ामात थे, करप्शन के इल्ज़ामात थे, तो एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन हुई 2024 में और वो निज़ाम फिर उलट दिया गया। और उसके बाद एक इंटरिम सेटअप आया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का, नोबेल विनर है वो, और बाय द टाइम ही लेफ्ट तो उन्होंने जाते वक्त जब वो आए थे, जब गए तो 9 अरब डॉलर का उनकी ट्रेजरी के अंदर इजाफा वो करके गए। और अब बांग्लादेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग, एनर्जी, एवरीथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मे बी दिस इज व्हाई पाकिस्तान इस कंडीशन के अंदर है। तब्दीली जिसकी हम बात करते हैं, चले एक इम्पोज गवर्नमेंट है, डी फैक्टो अथॉरिटेरियनिज्म, वट एवर यू वांट टू से, इंडस्ट्री जो आपकी ऑपरेट कर रही है, या इंडस्ट्रियलिस्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट, एनर्जी क्राइसिस, इन सब चीजों के बावजूद एक ग्राउंड स्वेल इस चीज को क्यों नहीं तब्दील कर सका, इस इकोनॉमिक रियलिटी को? क्योंकि आपके 40 अरब डॉलर अभी भी रेमिटेंसेस के अंदर आ रहे हैं, आपकी अपनी प्रोडक्शन से मेरे ख्याल से ज्यादा मैच कर रहे हैं वो, प्रॉब्ली ऑलमोस्ट। तो ये ग्राउंड स्वेल क्यों नहीं हमने देखा पाकिस्तान में, जैसा हमने और ममालिक के अंदर देखा है, जब इकोनॉमिक कंडीशंस या पॉलिटिकल कंडीशंस इस सतह पे पहुंच जाए तो? बहुत बहुत अच्छा सवाल है अली, एंड आई एम सॉरी, यही आपका सवाल था पिछले बार था, एंड आई वेंट ऑन अ टेंजेंट बिकॉज आई रियली वांट टू पुट द होल कॉन्टेक्स्ट इन प्लेस, बट दिस इज रियली द क्वेश्चन एंड आई डोंट हैव एन आंसर। आई बी ऑनेस्ट, आई पहली बात, आई एम नॉट पॉलिटिकल साइंटिस्ट और whatever, मैं सिर्फ एक आम पाकिस्तानी हूँ। मैं आपको सिर्फ अपनी एक एज एन इंडिविजुअल कमेंटेटर और समबडी हु टॉक्स टू पीपल मार्केट्स में, रक्षों में, टैक्सीज में, आम लोगों के साथ मेरा राब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? सो आई कैन टेल यू कि यार ये जो है ना लावा है, ये ये बॉयल, द वोल्केनो इज बॉइलिंग, दे नो टू थिंग्स अबाउट इट, राइट? बट ये हर जगह ये देखिए, आई थिंक ये कन्वर्सेशन हमारी पहले भी हुई कि एक एक पॉइंट आता है जहां वो ट्रिगर करता है। नो बडी, इट इज नो नीट कट फॉर्मूला टू से कि यार जेन जी विल इरप्ट इन 3 years और 5 years, फॉर एग्जांपल टूनिशिया की हमने एग्जांपल देखी थी। 18 साल बेन अली की हुकूमत ने इतना रिप्रेशन उस पे लोगों पे किया, इतना बर्डन डाला। एक इंस्पेक्टर आया एक फ्रूट वाले के पास, उससे उसने ब्राइब मांगी, पहले ही उसको टैक्स लगाया हुआ था उन्होंने, ब्राइब मांगी, उस फ्रूट वाले ने गुस्से में अपने आप को आग जला दी, वहां से पूरे टूनिशिया को आग लग गई, वहां से पूरा अरब स्प्रिंग स्टार्ट हो गया, राइट? सिमिलरली there are many cases, so when this happens we don't know. सोहार्तो का मैंने बात की पहले, 18 साल सोहार्तो ने भी ऐसे ही रूल किया, पूरी उसकी फैमिली माशाल्लाह से उन्होंने, मतलब एक गल्फ स्ट्रीम नहीं, पता नहीं कितने 18 गल्फ स्ट्रीम उन्होंने खरीद लिए और पूरे मुल्क को लूट लिया उन्होंने। हर जगह उन्होंने अपने अपने भांजे, भतीजे, बहनें, बच्चों, सबको बैठा के उन्होंने माशाल्लाह से वो कर लिया। बट वन डे people just had enough and they came out on the streets and he had to run away from that, right? So I think ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कब होगा ट्रिगर, मगर ट्रिगर होगा मेरे ख्याल में, बिकॉज जेन जी का एंगर हमने देखा है। लुक, इफ यू लुक एट द लिस्ट ऑफ कंट्रीज, सो लिंक्डइन के ऊपर एक साहब है, वो रिजीम सपोर्टिंग टाइप वो है। मैंने कुछ लिंक्डइन पे कुछ लिखा था तो उन्होंने वेंट इनटू अ बैक एंड फोर्थ विद मी कि यार पाकिस्तान का जेन जी बड़ा डिफरेंट है, पाकिस्तान की एनवायरनमेंट बड़ी डिफरेंट है, यहाँ नहीं होगा ये, लोग व्हाटएवर खुश हैं या जो भी है। तो मैंने उनको कहा कि यार मैंने बांग्लादेश की ही एग्जांपल दी थी। बांग्लादेश की एग्जांपल ये दी थी कि देयर जीडीपी अंडर हसीना वाजिद वाज डूइंग वेल, राइट? बट डिस्पाइट दैट देयर वाज अ जेन जी एक्सप्लोजन। सो इट वाजंट जस्ट द इकोनॉमी, लोग कहते हैं ना इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, इट्स नॉट द इकोनॉमी स्टूपिड, इट्स द पॉलिटिक्स, it's people's rights, political rights. If you deny those, and if you still provide a booming economy, you will still have discontent. That is the point, right? So the first and foremost order of business of anyone is to provide political voice to people.
especially the younger people, or to marginalized groups like our बलोची भाई बहन हमारे जो हैं, उनको political voice चाहिए भाई, इसलिए तो उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। केपी के लोगों को पॉलिटिकल वॉइस चाहिए। उन्होंने कहा कि यार ये तो मिनरल्स हमारे हैं, हमारा हक है, हम बताएं कि किसको किन टर्म्स के ऊपर इसको बेचना है या नहीं बेचना है, या हमने क्या करना है इसके साथ, राइट? सो इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, it's a political crisis that we are going through. Economic crisis is part of that, but it's a separate part of that. We have to address this politically, right? But if we do not, then I can assure you कि देखिए मैंने और आपने वीडियोस देखी है, पंजाब में भी मिलिटेंट ग्रुप खड़ा हो गया ना। टीएलपी वाले जो है, उन्होंने अपना कोई मिलिटेंट ग्रुप बनाया है, बकौल उनके आप ऊपर कितना बड़ा है, छोटा है, कितना मौसर है, मुझे नहीं पता। मगर मैंने उनकी वीडियो देखी है, वो बंदा कह रहा है कि यार हम साउथ पंजाब में हमने हथियार उठा लिए स्टेट के खिलाफ। तो ये बात कभी इमेजिन कर सकते थे 5 साल पहले या 7 साल पहले कि पंजाब में एक मिलिटेंट ग्रुप खड़ा होगा, राइट? सो ये हो रहा है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट, बट कितना टाइम लगता है, आई डोंट नो। And then what comes next? Who knows? Thank you so much, Saqib Shirani. अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आपके एनालिसिस बज़ाहिर तौर पे तो लोगों को चौंका देने वाले हैं, मगर इस नींद से जागने के लिए मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहना भी जरूरी है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर एक जेन ज़ी मौजूद है, अब वो कब जागता है, नहीं जागता, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वी आर हियर टू ऑब्वियसली ऑब्जर्व एंड सी। थैंक यू अगेन सर। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।